गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी कि एंजाइम्स की एक्टिविटी किस तरह से रेगुलेट होती है, कब एंजाइम अपनी एक्टिविटी को स्पीड अप करता है, कब अपनी एक्टिविटीज़ को कम करता है, कौन कौन सी साइट्स है जिन पर सबस्ट्रेट के जुड़ने से या इनहिबिटर के जुड़ने से एंजाइम की एक्टिविटी हैम्पर होती है या चेंज होती रहती है। तो आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट टू कोऑर्डिनेट द डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस। देखिए, सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, बॉडी में जितने मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, उन सब में कब किस प्रोडक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, कब कम ज़रूरत है, उसके हिसाब से एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर होम्योस्टेसिस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट बना के रखना, यानी कि एक स्थिर एनवायरनमेंट बनना सेल के अंदर भी और बॉडी के अंदर भी। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, नॉर्मल टेम्परेचर रहे। ठीक, ऑक्सीजन का रेट है वो नॉर्मल रहे, ज़्यादा ना रहे। तो बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए भी एंजाइम की एक्टिविटी का रेगुलेशन बहुत ज़रूरी होता है। टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गन कांस्टेंट, जो मैंने अभी आपको बताया है। रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी कैन बी अचीव्ड बाय टू मैकेनिज्म। देखिएगा, अब हम केवल जो ये एक्टिविटी किस तरह से रेगुलेट होगी, ये हम दो मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। पहली तो है कंट्रोल ऑफ एंजाइम क्वांटिटी, यानी कि एंजाइम की क्वांटिटी के बेसिस पे कि एंजाइम की संख्या को बढ़ाना, घटाना। ठीक है, और कोई इंड्यूसर से उसको इंड्यूस करना, रिप्रेसर से उसको रिड्यूस करना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे हम। तो एंजाइम की हम बात करेंगे, क्वांटिटी कैसे कैसे अफेक्ट होगी। अल्टरिंग द रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसाइज्ड एंड डिग्रेडेशन। देखिएगा, अगर हम एंजाइम सिंथेसिस की रेट को बढ़ा देंगे तो स्पीड तेज़ हो जाएगी, घटा देंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। अब ये बढ़ाना घटाना सब किससे, जीन से कंट्रोल होगा। इंडक्शन एंड रिप्रेशन। एक तो क्या, अब हमने बता दी भाई, एंजाइम की क्वांटिटी को चेंज करेंगे हम, कम या ज़्यादा। वो किस किस तरह से होंगे, वो तीन तरह से हम करेंगे। दूसरा क्या है, एंटरिंग द कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स होती हैं उनमें कैटालिटिक एक्टिविटी को चेंज करके हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन दो हेडिंग्स में हमें बात करनी है केवल। अब जो हम कह रहे हैं कि कैटालिटिक एफिशिएंसी को कैसे कम ज़्यादा करेंगे, तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन बताएंगे, फीडबैक इनहिबिशन आपको बताएंगे, प्रो एंजाइम्स के थ्रू कैसे करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड मॉडिफिकेशन चेंज से होगा, और प्रोटीन के इंट्रैक्शन को चेंज करके करेंगे हम। तो अब हम एक एक को लेकर के बात करते हैं। कंट्रोल ऑफ एंजाइम क्वांटिटी, यानी कि एंजाइम की क्वांटिटी में चेंज करके हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन, यानी कि एंजाइम सिंथेसिस को रेट को हम बढ़ा के और उन्हें घटा के हम करेंगे। एज एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, हम सभी जानते हैं सारे एंजाइम्स 99.9% किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के। दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड अंडर जीन कंट्रोल, और सारे के सारे किसके कंट्रोल में काम करते हैं, जीन्स के कंट्रोल में। एंड डिग्रेड अगेन टू अमीनो एसिड आफ्टर डूइंग इट्स वर्क, अपना काम करके फिर ये डिग्रेड हो जाते हैं और फिर दोबारा से बनते रहते हैं। एंजाइम क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस एंड रेट ऑफ इट्स डिग्रेडेशन। तो एंजाइम की क्वांटिटी इनके बनने की रफ्तार और इनके टूटने की रफ्तार पर डिपेंड करते हैं। तो सीधी बात अगर हम करें तो यहाँ हम केवल बोलेंगे कि एंजाइम के प्रोडक्शन को बढ़ाना और उनके डिग्रेडेशन को बढ़ाना, दोनों को, यानी कि हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा,
रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब इंक्रीज एंजाइम क्वांटिटी मे बी ड्यू टू इंक्रीज इन रेट ऑफ सिंथेसिस, ए डिक्रीज इन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन और बोथ। एंजाइम की क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी? एंजाइम बनने की रफ्तार को बढ़ा दें हम, या उनके डिग्रेडेशन को भी बढ़ा दें, या घटा दें, नॉट बढ़ा दें। अगर हम उनके टूटने की दर को घटा देंगे तो एंजाइम की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी या नहीं? ठीक है। डिक्रीज़ एंजाइम क्वांटिटी, ये इसका उल्टा कर देंगे हम। एंजाइम बनने की रफ्तार को डिक्रीज़ कर देंगे और डिग्रेडेशन को भी बढ़ा देंगे। दोनों काम करके भी हम ये सब काम कर सकते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्वांटिटी ऑफ लीवर आर्जिनेज एंजाइम इंक्रीज आफ्टर प्रोटीन रिच मील। देखिए, जो लीवर में एक खास एंजाइम है आर्जिनेज, वो बढ़ जाता है कब? जब आप खाने में क्या ज़्यादा लेंगे? प्रोटीन डाइट लेंगे तो आप रेट ऑफ इट्स सिंथेसिस, और इट इंक्रीज इन स्टार्व्ड एनिमल ड्यू टू डिक्रीज रेट ऑफ इट्स डिग्रेडेशन। स्टार्व्ड एनिमल मतलब अगर खाना नहीं मिल रहा है किसी एनिमल को, खाना नहीं मिलेगा तो इनका डिग्रेडेशन भी बहुत स्लो हो जाएगा, तो अभी इनकी संख्या बढ़ी रहेगी नहीं बढ़ी रहेगी आर्जिनिन की लीवर के अंदर। तो समझ में आया आपको कि भाई या तो हम क्या करें, इनको हमारी प्रोटीन डाइट को हम बढ़ा दें तो आर्जिनिन सिंथेसिस बढ़ जाएगा, और दूसरा अगर भूख लगती रहेगी तेज़ी से तो इनका डिग्रेडेशन टूट जाएगा, घट जाएगा, तो ये तेज़ी से टूटना बंद हो जाएंगे, तो अभी इनकी संख्या ज़्यादा ही रहेगी। इंडक्शन, अब क्या है इंडक्शन? इंडक्शन मीन एन इंक्रीज रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय सब्सटेंस कॉल्ड इंड्यूसर। देखिए, अगर हम कोई एंजाइम किसी सब्सटेंस पे काम करता है, अगर वो सब्सटेंस बढ़ेगा तो उसको डिग्रेड कराने, उस सब्सट्रेट को तोड़ने के लिए एंजाइम तेज़ी से बनना स्टार्ट होगा नहीं होगा? तो इंड्यूसर मिलाने से जब एंजाइम बढ़ेगा तो उसे हम क्या कह देंगे? इंड्यूसर। अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स टू इंड्यूसर, एंजाइम आर क्लासिफाइड इनटू कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम। द कंसंट्रेशन ऑफ दीज एंजाइम डज नॉट डिपेंड ऑन द इंड्यूसर। यानी कि इसके बेसिस पर भी इंड्यूसर से अफेक्ट होगा या नहीं होगा। जो अफेक्ट नहीं होगा वो कहलाएंगे कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम, और जो इंड्यूसिबल एंजाइम क्या होंगे कि जैसे ही सबस्ट्रेट आप डालेंगे तो उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ने लग जाएगी, तो इंड्यूसर की प्रेजेंस में ही बढ़ेंगे वो। फॉर एग्जांपल, इंडक्शन ऑफ लैक्टेज एंजाइम इन बैक्टीरिया ग्रो ऑन ग्लूकोज मीडिया। देखिएगा, लैक्टेज एंजाइम जो बैक्टीरिया में बनता है वो क्या होता है? लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो अगर आप लैक्टोज डाल दोगे उसके मीडिया में तो लैक्टेज एंजाइम का सिंथेसिस बढ़ जाएगा। तो आपको इंडक्शन का मतलब समझना है। इंडक्शन का मतलब है कि इंड्यूसर को हम डालेंगे तो एंजाइम सिंथेसिस बढ़ेगा, नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी में बढ़ेगा, कुछ में इंड्यूसर का कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर डालेंगे तो आप, और जिनमें इफेक्ट नहीं होगा वो कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम कहलाएंगे, और जो बढ़ जाएंगे जिनमें सिंथेसिस तो वो इंड्यूसिबल एंजाइम कहलाएंगे। इज इट क्लियर? अब रिप्रेशन, रिप्रेशन में क्या होगा? इंड्यूशन में तो जैसे बढ़ा दिया था प्रोडक्शन, रिप्रेशन में अगर कोई सब्सटेंस डालेंगे तो वो घटा देगा। देखिए आप यहाँ पर, रिप्रेशन मीन डिक्रीज इन रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय सब्सटेंस कॉल्ड रिप्रेसर। अगर हम सब्सटेंस डालें और उसका प्रोडक्शन घट जाए तो उसे हम कहेंगे रिप्रेशन। रिप्रेशन वही लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस दैट डिक्रीज द रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस एट द लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये बढ़ना घटना इंड्यूसर के डालने से सब जीन से कंट्रोल हो रहा है। रिप्रेसर आर यूजुअली एंड प्रोडक्ट ऑफ बायोसिंथेसिस रिएक्शन, सो रिप्रेशन इज सम टाइम कॉल्ड फीडबैक रेगुलेशन। इसे इंपॉर्टेंट चीज़ को आपको समझना है। देखिएगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जिस प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत है एंजाइम उसको बना रहा है, और अगर वो प्रोडक्ट बहुत अधिक मात्रा में बन जाता है तो वो भी नुकसान करने लग जाएगा। तो वही प्रोडक्ट उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिससे उसका ही बनना
कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फीडबैक रेगुलेशन। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ HMG, कोएंजाइम रिडक्टेज। जो कोलेस्ट्रॉल है डाइटरी, जो हमारे फूड में कोलेस्ट्रॉल आता है, वो रेट ऑफ सिंथेसिस HMG, कोएंजाइम रिडक्टेज, यानी बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए को रिड्यूस कर देता है, विच इज़ ए की एंजाइम इन कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। अगर ज़्यादा हम बाहर से लेते रहेंगे तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन घटा दिया जाता है। इज इट क्लियर? रिप्रेशन, तो रिप्रेशन समझ में आया आपको, इंड्यूसिबल समझ में आया आपको। अब है डिप्रेशन। फॉलोइंग रिमूवल ऑफ द रिप्रेशर और इट्स एक्जूशन, एंजाइम सिंथेसिस रिटेन इट्स नॉर्मल रेट। इसमें क्या होता है कि अगर रिप्रेशर ख़त्म हो जाएगा, एग्जूस्ट हो जाता है, तो फिर एंजाइम अपनी नॉर्मल रेट से ही काम करना स्टार्ट कर देगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ कोएंजाइम और मेटल आयन एक्टिवेटर। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द एंजाइम to degradation depend on its configuration. Presence of substrate, coenzyme metal ion activator cause change in the enzyme configuration, decrease its rate of degradation. यहाँ अगर मैं बात करूँ आपसे कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए, कोएंजाइम का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, मेटल आयन एक्टिवेटर अगर ज़्यादा हो जाए, तो एंजाइम को टूटने नहीं देते हैं, एंजाइम के डिग्रेडेशन की रेट को कम कर देते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट हो जाती है कि एंजाइम है जो ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो एंजाइम की मात्रा को कम ज़्यादा, यानी एंजाइम की क्वांटिटी के बेसिस पर हमने आपको ये सारा बताया है कि एंजाइम को कम या ज़्यादा हम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन है जो चेंज होगी और एंजाइम की जो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो चेंज होंगी। वो हमने बताया आपको कि इनका सिंथेसिस और डिग्रेडेशन के बेसिस पे हो सकता है, दूसरा इंड्यूसर डालने के बेसिस पे हो सकता है, तीसरा रिप्रेशन के बेसिस पे हो सकता है, डिप्रेशन के बेसिस पे, और कंसंट्रेशन है जो सबस्ट्रेट और कोएंजाइम और मेटल आयन एक्टिवेटर के बेसिस पे। अब हम बात करेंगे कंट्रोल ऑफ कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, कि जो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, उसको कम ज़्यादा करेंगे अब हम केवल, जिसमें सबसे पहला है एलोस्टेरिक रेगुलेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि एंजाइम में एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट होती है जिसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। इज़ इट क्लियर? अब क्या होगा, एलोस्टेरिक एंजाइम इज़ फॉर्म्ड ऑफ मोर देन वन प्रोटीन सब यूनिट, एक से ज़्यादा सब यूनिट है। इट हैज़ टू साइट, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें दो साइट होती हैं, एक तो कैटालिटिक साइट जो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ती है, और दूसरी एलोस्टेरिक साइट होती है जो रेगुलेटरी साइट होती है, टू विच इफेक्टर बाइंड, जिसके साथ इफेक्टर जुड़ता है। एलोस्टेरिक मीन्स अनदर साइट। इफ बाइंडिंग ऑफ द इफेक्टर टू द एंजाइम इंक्रीज इट एक्टिविटी, इट कॉल्ड पॉजिटिव इफेक्टर। अगर कोई सबस्ट्रेट एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ता है और एंजाइम की एफिशिएंसी बढ़ा देता है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इफेक्टर। ठीक है, और एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, जैसे ADP इज एलोस्टेरिक एक्टिवेटर फॉर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम। यहाँ पर आपने देखा कि ये तो चलो ये मान रहा है सबस्ट्रेट वाली, पॉजिटिव फैक्टर है जो यहाँ पर जुड़ रहा है, एलोस्टेरिक साइट इसने इसको माना है, और ये सबस्ट्रेट की साइट है। यहाँ आप देखिए सबस्ट्रेट जुड़ गया है, और अगर ये पॉजिटिव फैक्टर जुड़ेगा तो इस रेट को बढ़ा देगा, एलोस्टेरिक एक्टिवेशन इसको हम बोलेंगे, जिसका बेस्ट एग्जांपल बताया गया है ADP, जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम को बढ़ा देता है। इफ़ बाइंडिंग ऑफ इफेक्टर टू द एंजाइम कॉज डिक्रीज एक्टिविटी, और अगर ये एक्टिविटी को घटाएगा तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव फैक्टर और एलोस्टेरिक इनहिबिटर। इज इट क्लियर? ATP and citrate are allosteric inhibitor for phosphofructokinase enzyme. Glucose 6-phosphate is allosteric
इनिबिटर फॉर हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ये दोनों एग्जाम्पल आपको मालूम होने चाहिए। अब क्या मैकेनिज्म है एलोस्टेरिक रेगुलेशन की? बाइंडिंग ऑफ द एलोस्टेरिक इफेक्टर टू द रेगुलेटरी साइट कॉज कन्फर्मेशनल चेंजेस। यहाँ आप डायग्राम पहले देखें। यहाँ आप देख रहे हैं ये तो सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए कैटालिटिक साइट है और ये एलोस्टेरिक साइट है। पॉजिटिव इफेक्टर अगर जुड़ेगा तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को राइज कर देगा, नेगेटिव जुड़ेगा तो ये इसको जुड़ने ही नहीं देगा। देखो साइट को ख़राब कर दिया है, साइट को ख़राब कर दिया तो ये इसमें फिट नहीं हो पाएगा और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है जो घट जाएगी। जबकि यहाँ आप देखें साइट को पूरी तरह से स्पेस प्रोवाइड किया गया है और आराम से रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया बाइंडिंग ऑफ द एलोस्टेरिक फैक्टर रेगुलेट साइट कॉज कन्फर्मेशनल चेंज। कन्फर्मेशनल चेंज क्या है कि ये जो कैटालिटिक साइट है इसको चेंज करेगा, एलोस्टेरिक जो साइट है वो, विच बिकम मोर फिट फॉर सबस्ट्रेट बाइंडिंग। अगर मोर फिट हो जाएगा तो पॉजिटिव फैक्टर होगा, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर कहेंगे उसको, और अगर फिट नहीं होगा तो उसको इनिबिटर कहेंगे। इज इट क्लियर? अब आप देखेंगे काइनेटिक्स ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम। वन ऑफ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलोस्टेरिक एंजाइम इज दैट इट शो ए sigmoid plot when velocity is plotted against substrate concentration. Allosteric enzyme generally do not follow the Michaelis-Menten equation. Michaelis-Menten equation कोई follow नहीं करता है. The Lineweaver-Burke plot is concave upward. ये तीनों से इसकी काइनेटिक्स को हमने बताया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे किस तरह फीडबैक इनिबिशन होगा और बाकी जो है प्रो एंजाइम वगैरह की एक्टिविटीज़ है वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।